हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। 12th क्लास का पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया था हमने, द लास्ट लेसन एम हेमल वाला। आज से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, बसंत का खोना। ये भी एक अच्छी कहानी है, दो कहानियाँ पढ़ेंगे इसमें। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि किस तरीके से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ मीनिंग्स तैयार करेंगे। जो भी फ्रेजल वर्ब आती है वो बताऊंगा मैं आपको, कोई इडियम का प्रयोग होता है वो बताऊंगा, सेंटेंस का पैटर्न, एक्टिव पैसिव सब कुछ यहाँ पे होगा। केवल आपको ध्यान से क्लास को सुनना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत। ठीक है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कहानियां है बेटा उस खोए हुए या चुराए हुए बचपन की। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। ठीक है। तो हमारे को तो क्या है बेटा, सब सुविधाएं मिल रही है। अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हो, जिस फ़ोन में देख रहे हो, वो फ़ोन भी आपके लिए एक सुविधा है। ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता है बेटा। सुबह की रोटी मिल जाती है तो शाम की रोटी को खाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है पूरे दिन। ऐसी हालत है। तो उन्हीं बच्चों के बारे में ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। ध्यान से सुनना है। जो भी मीनिंग्स करवाता हूँ साथ के साथ तैयार करनी है। और तैयार करने का मतलब ये है कि तैयारी करना है, खुद से चैप्टर पढ़ना सीखना है ना बेटा। मीनिंग्स तैयार करो और रोज रीडिंग करो जितना यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और वैसे भी मेरी क्लास में जब भी बैठो आप, तो किताब खोल के ही बैठो। ठीक है, जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे अंगुली रखते हुए चलना है। ऐसे जिस मीनिंग की हिंदी बताता हूँ तुरंत नोटबुक में याद तो देखो, पहले ध्यान से सुनना है, फिर दोबारा से जब वीडियो को देखो तो नोटबुक में उन मीनिंग्स को नोट डाउन कर लेना है और याद करना है। जीवन में एक प्रण बना लो बेटा कि जब भी क्लास लेंगे आगे वाली, तो पीछे वाली क्लास पूरी क्लियर होनी चाहिए, पीछे वाली क्लास की वोकेब पूरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे की क्लास लूँगा। तो बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ पे मैं आपको कितना ही पढ़ा दूँ, मैं तो कितना ही पढ़ा दूँ वो मायने नहीं रखता है बेटा। आप कितना पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कितनी देर तक कर रहे हो, कितना सेल्फ से खुद से कितना कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना है। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन, कि जो बच्चों का बचपन खो जाता है उसके बारे में कहानियां पढ़ेंगे। ऑथर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ऑथर का नाम है अनीस जंग। क्या नाम है? अनीस जंग। 1944। वाज बोर्न इन राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे है? राउरकेला बेटा केरला में है। ठीक है। तो कहाँ पे जन्म हुआ था? इंडियन ही है, भारतीय ही है। वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। अपना बचपन और किशोरावस्था कहाँ पे बिताई इन्होंने? हैदराबाद में बिताई। सी, अब कहने का मतलब, वैसे ये ऑथर है ना बेटा, ऑथर तो हमारे लिए तो मेल और फीमेल दोनों ही समान है। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या है? फीमेल है। अनीस जंग क्या है? फीमेल है। ठीक है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। अपनी एजुकेशन भी कहाँ से प्राप्त की इन्होंने? ठीक है, अपने राइटर ने कहाँ से प्राप्त की? हैदराबाद में। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कुछ एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? अमेरिका से, यूएसए से प्राप्त की। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, अपने राइटर के माता पिता, वर बोथ राइटर्स, दोनों क्या थे? राइटर्स थे बेटा, लिखने वाले थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग ने भी अपना कैरियर किसके रूप में शुरू किया इंडिया में? एक राइटर के रूप में शुरू किया, एक लेखक के रूप में शुरू किया। सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। सी हैज बीन एन एडिटर, ये एक संपादक और कॉलमनिस्ट, इसका मतलब होता है मुख्य स्तंभ,
मुख्य स्तंभ का काम कर चुकी है मुख्य न्यूज़पेपर में इन इंडिया एंड अब्रॉयड। एब्रॉयड का मतलब होता है, ध्यान से देखना है मीनिंग को, एब्रॉयड, ठीक है, इसका मतलब होता है विदेश, बाहर, विदेशी, बाहरी। दिख रहा है? विदेश या बाहर। कहने का मतलब ये है कि अपनी ये राइटर एक संपादक और मुख्य स्तंभ का काम कर चुकी है मुख्य न्यूज़पेपर्स में, जो भारत में और भारत से बाहर भी काम कर चुकी है, न्यूज़पेपर्स जो भी एजेंसी होती है उसके अंदर। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई अन्य अन्य कई प्रकार की बुकें लिखी हैं इन्होंने जिनके ऑथर भी रह चुके हैं ये। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग, और हमारी ये कहानी भी ली गई है। ये शब्द अच्छा है बेटा, इसको भी लिखना है। एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब होता है लेना या खींचना, निकालना। या खींचना, ले लेते हैं ना खींच के, उसे बोलते हैं बेटा। तो हमारी ये जो कहानी है ये इनकी किताब द बुक लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई है, ठीक है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कहानी किसके बारे में है? खोए हुए बचपन के बारे में है, चुराए हुए बचपन के बारे में है। हेयर्स सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यहाँ पे इन्होंने ये एनालिसिस किया। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, पॉवर्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो भावनाओं में ही होता है बेटा, इनको छू नहीं सकते हम, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जो पिसती हुई गरीबी है उसके बारे में एनालिसिस किया। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम डेज चिल्ड्रन, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। तो जो परंपरा है देज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इनका जीवन है उनमें इनको क्या क्या निंदाओं का, क्या क्या आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, ये एनालिसिस किया अपनी राइटर ने, और फिर ये चैप्टर लिखा गया, ठीक है। ऑथर के परिचय में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा से मैं इस स्लाइड को कंप्लीट करवा देता हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, किसके बारे में? ये खोए हुए बचपन के बारे में है, चुराए हुए बचपन के बारे में। वैसे स्टोलन का मतलब चुराना होता है, लेकिन यहाँ पे खोया हुआ बसंत, वो बचपन निकलेगा बेटा। अबाउट द ऑथर अनीस जंग, ये एक लेखिका है, ठीक है, मतलब इसकी ऑथर है। 1944 में राउरकेला में इनका जन्म हुआ था। अब मृत्यु के बारे में नहीं दे रखा है, इसका मतलब जीवित होगी, और मेरे को भी पता नहीं है कि जीवित है या मर गई है, ठीक है। तो राउरकेला में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन कहाँ पे? बचपन और किशोर अवस्था हैदराबाद में गुजारी थी इन्होंने। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने अपनी शिक्षा थोड़ी तो हैदराबाद में और कुछ शिक्षा अमेरिका में पूर्ण की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता भी क्या थे? लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, भारत में भी इन्होंने अपना जीवन एक लेखक के रूप में शुरू किया था, मतलब अपना करियर, ठीक है। सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉयड, भारत और विदेशों में भी ये मुख्य जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें मुख्य स्तंभ और संपादक का काम कर चुकी है, काम किया है। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी किताबें भी लिखी है इन्होंने।
द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग। और ये वाली जो कहानी है इनकी किताब लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग में से ली गई है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो किसके बारे में है, खोए हुए बचपन के बारे में है। यार सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस किया कि जो पिसती हुई गरीबी है, एंड ट्रेडिशंस विच कंडम देज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बेटा फलना फूलना, ठीक है, विकसित होना। तो जो इनकी जीवन है वो उनको किस किस निंदाओं का, किन किन कैसी गरीबी का सामना करना पड़ता है, इनके बारे में ये इस चैप्टर में बताती है। एनालिसिस करके ये चैप्टर लिखा गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है किसके बारे में स्टोरी है और क्या कहना चाहती है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में कितनी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, 2 स्टोरी पढ़ने वाली हैं। दोनों स्टोरी को ध्यान से सुनना है, जैसे हमने द लास्ट लेसन किया था उसी प्रकार से इसको तैयार करेंगे। इसमें 3 मीनिंग निकल के आई जो अच्छी थी। एक तो एब्रॉयड, इसका मतलब विदेश या बाहर होता है। एक एक्सट्रैक्ट होता है, इसका मतलब लेना निकालना, ठीक है, कहानी कहाँ से ली गई है, और ये बार बार देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कोई लिटरेचर वाला विद्यार्थी है तो उसको तो ये बार बार इस शब्द का सामना करना पड़ेगा। वैसे कंपलसरी वाले सब्जेक्ट में भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑथर के बारे में आएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि यह इसकी इस बुक से लिया गया है, वहाँ पे इसी शब्द का प्रयोग होने वाला है। और कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। ये 3 शब्द थे। आगे चलता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना है और पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वरना वीडियो के जरिए टांगे तोड़ दूंगा आपकी। ये फेंक के कलम की मारूंगा, ये गोली का काम करेगी। पढ़ना स्टार्ट कर दो, मजाक में मत लो बेटा, सीरियस हो जाओ थोड़े, ठीक है। और जो भी मीनिंग्स सब कुछ तैयार करवाता हूँ वो तैयार साथ के साथ करनी है। हल्के में ले रहे हो, मजाक समझ रखा है। चलो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ और ध्यान से समझना है। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा। और तुम भी कचरे ही हो, नहीं पढ़ते हो तो कचरे ही हो। अगर पढ़ते हो तो अच्छे लोगों में नाम आएगा, ठीक है, अच्छी परसेंटेज बनेगी, लोग इज्जत करेंगे, वरना बेटा गार्बेज में ही पड़े रहोगे। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मेरे को जो कचरे का ढेर है उसमें 1 रुपया मिल जाता है, ठीक है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या मजबूरी हो गई तुम ऐसा करते हो। आई आस्क साहिब, अपना राइटर कह रहा है, अपनी लेखिका कह रही है कि मैंने साहिब से पूछा। अब साहिब किसी का नाम है बेटा, कैपिटल लेटर दे रखा है, प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब किसी का नाम है, ठीक है। तो साहिब किसी का नाम है, तो अपनी लेखिका उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो, जबकि हमारी चैप्टर की शुरुआती लाइन दे रखी है कि कभी कभी मेरे को कचरे के ढेर में क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। ये साहिब ने बोला और फिर लेखिका पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, वो वाला एनकाउंटर मत समझ लेना, ठीक है, ये मिलने वाला है। मिलना, ठीक है। तो आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं कब मिलती थी, प्रत्येक सुबह मिलती थी। साहिब उसको मिलता था लेखिका को, वो पूछती थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। इस
scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मेरे पड़ोस में ऐसे कचरे के बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं। स्क्राउजिंग, स्क्राउजिंग का मतलब होता है खोजना, सर्च करना, ठीक है, खोजना। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, किसकी खोज में? सोने की खोज में। इन द गार्बेज, उन कचरे के ढेरों में। डम्प्स ऑफ माई नाइबरहुड, जो मेरे पड़ोस में ढेरों लगे हुए हैं। कि अपनी लेखिका की जो पड़ोस है, आसपास का जो इलाका है, उसमें कचरे के ढेर लगे हुए हैं और उनमें ये साहिब की फैमिली या साहिब के जो भी साथी है वो उस कचरे में किसकी खोज करते रहते हैं? सोने की। उस कचरे के ढेरों में किसकी खोज करते रहते हैं? सोने की खोज करते रहते हैं। और इसको गोल्ड पढ़ा जाता है, गोल्ड, ठीक है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब अपना घर बहुत समय पहले छोड़ चुका है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ना। लिव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और ये अगो आता है, उसके साथ में फास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है और उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है बेटा, ठीक है। तो साहिब अपना घर बहुत समय पहले छोड़ चुका था। सैड एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कहां पे थे उनके घर? ढाका। ढाका किसकी राजधानी है वर्तमान समय में? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और वहां से आए हुए हैं ये साहिब इंडिया में। वहां पे हरे भरे खेतों को छोड़ के आए हैं इंडिया में बहुत समय पहले, ठीक है। सेट, सेट का मतलब स्थापित होना। कहां पे स्थापित थे इनके घर? इनके घर ढाका में हरे भरे खेतों के बीच में थे। एमिस्ट का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो इनके घर उन हरे भरे खेतों के बीच में थे, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में थे। उनको कई समय पहले छोड़ दिया है साहिब ने। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, इनके घर होम नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, ज्यादा दूर की यादें नहीं रह गए हैं इनके घर, ठीक है। क्योंकि याद तो आते होंगे साहिब को इनको कि कैसे हरे भरे घरों में रहते थे, सॉरी खेतों में रहते थे और घर बना रखे थे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई, वो आगे देखेंगे कि इनको घर छोड़ना पड़ा। लेकिन अब वो ज़्यादा दूर की यादें नहीं रह गए हैं। अब उनको ऐसा काम करना पड़ रहा है कि वो बच्चे क्या करते हैं, जो कचरे के ढेर है उनमें सोना खोजने की कोशिश करते हैं और कभी कभी उनको 1 रुपया मिल जाता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। स्वीप्ट अवे, अच्छी फ्रेजल वर्ब है। बहा ले जाना, स्विफ्ट अवे, बहा ले जाना। देयर वर मैनी स्ट्रॉम्स, स्ट्रॉम्स का मतलब होता है तूफान। स्टॉर्म्स का मतलब क्या होता है? तूफान। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कि कई सारे तूफानों ने क्या किया? तूफान आए और इनके घरों को और खेतों को बहा के ले गए। अब कोई बच्चा कहेगा कि खेतों को कैसे बहा सकते हैं? बेटा जो उपजाऊ मिट्टी होती है खेतों में, वो तूफान और पानी के साथ में क्या होती है? कट के निकल जाती है बेटा, बह के चली जाती है। और पीछे जो बंजर बखड़ जमीन होती है वही रह जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? उपजाऊ जमीन को बोलते हैं फर्टाइल। जो फर्टाइल भूमि होती है वो तो बह के चली जाती है और बाकी की जो जमी रहती है उसमें अच्छी फसल नहीं होती है। कहने का मतलब फसल पैदा ही नहीं होती है। तो तूफानों ने, कई सारे तूफानों ने क्या किया? इनके खेतों को बहा ले गए और इनके घरों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ ने, साहिब की माँ ने साहिब को कहा था
कि बेटा हमारे भी घर हुआ करते थे, ढाका में हरे भरे घर थे और उनके बीच में हम रहा करते थे, लेकिन बहुत सारे तूफान आए और उन तूफानों ने खेतों को बर्बाद कर दिया, खेतों को बहा ले गए और घरों को बहा ले गए, इसीलिए हमारे को यहाँ पे आना पड़ा। ऐसा उसकी माँ कहती थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और शायद इसीलिए उन्होंने छोड़ा। और लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। और लुक आफ्टर का, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर का मतलब आप बताओगे मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है? वरना बेटा तुम्हारे माता पिता ने जो भी देखभाल की है उस देखभाल का अंजाम बुरा होगा, ठीक है? लुक आफ्टर का मतलब बताना है। मैं क्वेश्चंस भी करता हूँ और उत्तर भी उसी में दे देता हूँ, अगर समझदार हो तो उत्तर को खोज लोगे, ठीक है? तो बिग सिटी वेयर ही नाउज लिव्स, और फिर किसकी खोज में आ गए ये? बड़े शहरों में आ गए, सोने की खोज में। सोने की खोज करने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में आके बस गए। खैर दिल्ली पहले मैंने रिवील कर दिया, आगे दिल्ली नाम आने वाला था कि ये कहाँ पे रह रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो तूफानों ने क्या किया कि तूफानों ने इनके खेतों को बहा ले गए, ये इनके घरों को बहा ले गए। इसकी माँ इसको कहा करती थी साहिब को, और शायद इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया और किस सोने की खोज में बड़े शहरों में आके रहने लग गए जहाँ पे वो आज रह रही हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, कुछ भी नहीं है। साहिब कह रहा है कि वो लेखिका पूछती है कि तुम क्यों करते हो ऐसा, ठीक है? तो अब साहिब कह रहा है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। मटर्स का मतलब बुदबुदाना। बुदबुदाना, हल्के से बोलना, धीरे से बोलना, तो वह धीरे से बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाती? इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, ठीक है? डू या डू नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद होगा, इतना तो 10th क्लास में पढ़ा होगा। गो टू स्कूल, स्कूल जाओगे। आई से ग्लीबली, मैंने, ग्लीबली का मतलब होता है मतलब खुशी के साथ पहुंचना, पहुंचना नहीं पूछना, ठीक है? खुशी के ग्लीबली, इनको मिटा रहा हूं, ठीक है? इनको मिटा रहा हूं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, 5 सेकंड का वक्त है। हो गया होगा, ठीक है? अब मिटा रहा हूं इसको। गर्म होते ही पागलों की तरह हरकत हो जाती है इसकी। फड़फड़ाने लग जाता है। हाँ, ये मीनिंग कर रहे थे ग्लीबली। उत्साह से। ठीक है? जल्दबाजी में कोई पूछते हैं किसी से, ठीक है, कि स्कूल जाओगे, ऐसा मैंने भी पूछ लिया। अपनी लेखिका कह रही है रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और इतनी बार बोल दिया है मैंने, पीछे वाले चैप्टर में भी बता दी है ये मीनिंग,
ठीक है, अब यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ पे केवल इतना बताऊंगा कि इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है। रियलाइजिंग, मुझे तुरंत ही रियलाइज हो गया, महसूस हो गया। हाउ, हॉलो का मतलब होता है खोखली। हॉलो सिलेंडर होता है ना बेटा, 10th क्लास में आपने अगर 3D पढ़ी है, 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है, आयतन और क्षेत्रफल वाली पर्सन वाली पढ़ी है, उसमें खोखला बेलन आता है, उसको होलो सिलेंडर बोला जाता है। होलो का मतलब खोखला। द एडवाइज मस्ट साउंड, कि जो मैंने ये जो सलाह के लिए जो आवाज निकाली थी, ये अवश्य ही कितनी खोखली रही होगी। मैंने तो पूछ लिया कि आप स्कूल जाओगे, लेकिन मेरे को तुरंत ही रियलाइज हो गया कि ये कितनी खोखली साउंड थी, अवश्य ही खोखली साउंड थी उनके लिए। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइबरहुड। अब साहिब कहता है कि मैडम मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, हम सब ऐसे ही रहते हैं और हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वे बना देंगे, अब किसके लिए कह रहा है ये तो मेरे को भी पता नहीं है। वह कह रहा है कि वे बना देंगे तो मैं अवश्य ही, आई विल गो, बेटा फ्यूचर टेंस लगा है, विल, आई विल गो तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अगर वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा, एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, वेन दे बिल्ड, इधर प्रजेंट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनेट होता है बेटा, इधर प्रजेंट इंडेफिनेट तो इधर फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, अगर वो बना देंगे तो मैं अवश्य ही स्कूल चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशन है कि मैं बना दूंगी तो तुम आओगे, इधर प्रजेंट इंडेफिनेट इधर फ्यूचर इंडेफिनेट। और कंडीशनल सेंटेंसेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन से चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, क्लोज वाले चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहीं पे तैयार कर लो कि गुरुजी ने बताया था एक तरफ कंडीशनल सेंटेंस में अगर प्रजेंट इंडेफिनेट आता है तो दूसरी तरफ कौन सा आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट आता है। अगर मैं बना लूंगी तो तुम आ जाओगे पढ़ने के लिए। आई आस्क हाल्प जोकिंग, थोड़ा आधा सा मजाक करते हुए मैंने पूछा कि मैं बना लूंगी तो तुम आ जाओगे। अब आगे साहिब क्या कहता है, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। समटाइम्स आई फाउंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मेरे को कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। साहिब कहता है वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं कब मिलती थी, प्रत्येक सुबह मिलती थी। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नाइबरहुड, जो मेरे पड़ोस में जो कचरे के ढेर थे उनमें सोने की तलाश करते रहते थे, सर्च करते रहते थे सोने को। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपने घर को बहुत समय पहले छोड़ दिया। सैट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कहाँ पे थे, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में थे। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उनका घर अब ज्यादा दूर की यादें नहीं रह गई हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई सारे तूफान आए और इनके घरों को और खेतों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे कहती थी, ठीक है, कहती है उसकी माँ, रोज उससे कहानियां सुनाती है कि बेटा हमारे भी ऐसे घर थे, ऐसे बाढ़ आए, ऐसे तूफान आए और उनमें हमारे घर बह के चले गए। वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड in the big city, that's why they left looking for gold in the big city where he now lives, और फिर उसके बाद में शायद इसीलिए सोने की खोज में वो कहाँ पे आ गए, बड़े शहरों में आ गए जहाँ पे वो रहते हैं, अभी वर्तमान समय में रहते हैं। ठीक है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब साहिब कहता है कि मैडम मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, वह थोड़ा बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, देखते हुए, उसकी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, एडवाइस दे रही है उसको कि स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली,
मैं थोड़ा उत्साह से उससे पूछती हूँ, रियलाइजिंग इमीडिएटली, मेरे को एहसास होता है तुरंत ही, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी ये जो सलाह थी इसकी आवाज़ अवश्य ही कितनी खोखली रही होगी। ठीक है। देयर्स नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो एक बना देंगे, अगर कोई स्कूल बना देंगे, आई विल गो, तो मैं उस स्कूल में चला जाऊंगा। अब अपनी लेखिका कहती है, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूँ, विल यू कम, तो तुम आओगे? आई आस्क हाल्फ जोकिंग, मैं हाफ जोकिंग, थोड़ी आधी सी मजाक करते हुए पूछती हूँ उससे। आगे की स्लाइड लेते हैं। यस, तो साहिब कहता है, हाँ मैडम। ही सेज, उसने कहा हाँ, स्माइलिंग ब्रॉयडली, थोड़ा खुल के मुस्कुराता है। ब्रॉयडली का मतलब तो वैसे चौड़ा होता है, ब्रॉयड का मतलब वैसे चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे खुल के निकलेगा बेटा। ठीक है। और एक शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग हम तब तक नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच जब तक नहीं बता सकते हैं जब तक वो एक सेंटेंस में यूज नहीं हो जाता। और मेरे से जुड़े हो तो सब कुछ करवा के छोड़ूंगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो साहिब कहता है, यस ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉयडली, थोड़ा खुल के मुस्कुरा के कहता है कि यस मैं आ जाऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है। रनिंग अप का मतलब क्या होता है? किसी की ओर दौड़ना। ठीक है। तो वह मेरी तरफ दौड़ के आता है, इज़ योर स्कूल रेडी, और मेरे से पूछता है कि मैडम आपकी स्कूल तैयार हो गई है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मींट, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है दुखी हो जाना, उदास, हताश हो जाना। एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होगा? दुख या उदासी। ठीक है। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मींट, मींट का मतलब होता है मतलब, कि मैं इस वादे पे उदास हो गई थी कि मैंने ऐसा वादा कर दिया था इनसे कि जिसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है। मैंने तो केवल ऐसे ही पूछ लिया कि मैं खोल लूँगी स्कूल तो तुम पढ़ने के लिए आ जाओगे? तो उसने कहा कि आ जाऊँगा। और जब एक दिन थोड़े समय बाद मुलाकात हुई साहिब से, तो उसने पूछा कि मैडम आपकी स्कूल तैयार है? तो मैं सोचने लगी, थोड़ी उदास हो गई कि मैंने भी कैसा वादा कर दिया है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन मेरे जैसे वादे तो इनके इस उदासीन, इस काले संसार में, इस निरस संसार में हर कोने में पड़े हुए हैं। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का अंधकारमय, अंधकारमय। ठीक है। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे तो इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में है, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इनके अंधकारमय संसार के हर कोने में पड़े हैं। इनसे पता नहीं कितने व्यक्ति वादे करते हैं, जैसे मैंने वादा किया स्कूल खोलने का, वैसे वादे तो इनके ये जो अंधकारमय संसार है इसके हर कोने में है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नाविंग हिम, कई महीनों के बाद, उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। ठीक है। लेखिका कह रही है कि मैं कई महीनों तक जान गई थी, उसको जान चुकी थी, उसके बाद में मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहिब ए आलम। तो उसने क्या बताया उसका नाम? साहिब ए आलम, मेरा नाम साहिब ए आलम है।
ही अनाउंसेज, उसने अनाउंस किया, उसने बोला कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नाउ, वह नहीं जानता वाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। बेटा किसी भी व्यक्ति का नाम होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है और उसका मतलब होता है। प्रत्येक व्यक्ति के नाम का कुछ ना कुछ एक और मतलब होता है, छिपा हुआ मतलब होता है। तो साहिब आलम, अपने साहिब को भी पता नहीं था कि मेरा नाम साहिब आलम है, इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू, अगर वह जानता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का भगवान। एक कचरा बीनने वाला बच्चा, उसका नाम साहिब आलम है और उसका मतलब होता है कि संसार का भगवान, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो यह विश्वास करना उसके लिए बहुत कठिन समय होता है बेटा। मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता है कि मेरे नाम का मतलब संसार का भगवान हो सकता है। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वह तो अभी भी अनजान है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम के पीछे क्या छिपा हुआ है। हर रोएम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, रोएम्स का मतलब होता है घूमना फिरना, घूमना, ठीक है। जो गलियों में घूमते हैं, बिना किसी कारण के गलियों में घूमते रहते हैं, इधर से उधर इधर से उधर, उससे रोएम बोलते हैं बेटा। ही रोएम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह क्या करता रहता है, गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक पूरी आर्मी है, एक पूरा दल है, बेयर फुट का मतलब नंगे पांव वाले बच्चों का, ठीक है, नंगे पांव वाले लड़कों का पूरी आर्मी है, पूरा ग्रुप है। हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो किसकी तरह दिखाई देते हैं, सवेरे के पक्षियों की तरह। जैसे ही सवेरा होता है पक्षी आ जाते हैं पेड़ों पे, उसी प्रकार से ये बच्चे भी गलियों में घूमते रहते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और शाम को क्या हो जाते हैं, गायब, दोपहर बाद में गायब, जैसे ही शाम होती है गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, पूरे महीने, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने क्या किया, पूरे महीने इन बच्चों को रिकॉग्नाइज किया, इनका अनुसरण किया, इनको देखा, इनको पहचाना, तो मेरे को यह लगा कि ये तो पक्षियों की तरह है, सुबह आते हैं और जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट, शाम होती है गायब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तीन मीनिंग आई है, एम्ब्रेस्ड उदासी, ब्लेक अंधकार में, या रॉयम्स का मतलब घूमना। दोबारा से एक बार इस स्लाइड का हिंदी अर्थ करवा देता हूँ। यस ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, थोड़ा खुल के मुस्कुरा के कहा कि हाँ मैं स्कूल आ जाऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, एक थोड़े दिनों बाद में मैंने देखा कि वह दौड़ के मेरे पास आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारी स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, बहुत समय लगता है, टाइम लगता है स्कूल बनाने में। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मींट, और थोड़ी उदास हो गई कि मैंने ऐसा वादा कर दिया है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, अबाउंड का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, कि मेरे जैसे वादे तो इनके इस अंधकार में, इस संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नाविंग हिम, थोड़े दिनों मतलब कुछ महीने जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसको उसका नाम पूछा, साहिब आलम, तो नाम क्या बताया, साहिब आलम। ही अनाउंसेज, उसने अनाउंस किया, उसने बका, उसने बोला। ही डज नॉट नाउ वाट इट्स मीन, वह नहीं जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू, अगर वह जान जाता, इट्स मीनिंग, कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस नाम का मतलब, साहिब आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह इसके लिए कठिन समय होता विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अभी भी वह इससे अनजान है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रॉयम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक
झुंड है, एक दल है नंगे पांव लड़कों का, हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के भोर के पक्षियों की तरह दिखते हैं। एंड डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, ये भी करवा ही देता हूं। गायब होना, हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। और डिसअपियर हो जाते हैं दोपहर बाद, नून को डिसअपियर होता हो जाते हैं। और द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उन सबको क्या कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था, सबको पहचान लिया था। एक स्लाइड और करेंगे, उसके बाद में चैप्टर को यहाँ पे रोकेंगे, उससे आगे वाली क्लास कल लेंगे। वैसे तो स्लाइड 5 लेके आया था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 4 ही होगी, ऐसा ही लग रहा है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने फिर पूछा, अपनी लेखिका पूछ रही है कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, ठीक है, चप्पल्स क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, मैंने उनमें से, उस झुंड में से एक को पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। वाओ, मेरे को नहीं लगता है, झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी की भी माँ ऐसा नहीं करती है बेटा, लेकिन ये कह रहा है कि मेरी माँ ऐसा करती है। खिड़की, ताक, ताक होता है या ताक होता है, ठीक है, जो ताक दीवार में बनाते हैं ना बेटा, ठीक है, उसे ताक, जंगला एक तरीके से, ठीक है। खिड़की, तो वह कह रहा है कि मेरी माँ कभी उन चप्पल को खिड़की से नीचे नहीं उतारती है। अब किसी की माँ किसी के बच्चे को या अपने बेटे को लिए ऐसा करेगी बेटा कि उसको चप्पल नहीं देगी और एक खिड़की में रखेगी, उनको कभी उतारेगी नहीं। खैर, राइटर ने लिखा है, उसने कहा ही होगा तभी लिखा है, हम तो जो ये कहेंगे ना वही मानेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि माँ ऐसा कर सकती है। तो अपनी लेखिका ने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो इसने कहा, एक लड़के ने कहा कि मेरी माँ कभी उनको ताक से नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया, सिंपली, बिल्कुल साधारण सा उत्तर दे दिया। लेखिका ने पूछा चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उसने सीधा साधा जवाब दिया कि मेरी माँ ताक से नीचे नहीं उतारती है चप्पल्स को। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यहां तक कि वह कभी उतार के इनको पहना भी देती है और पहनाती है माँ, ठीक है, अपने बच्चे के लिए उसका कलेजा जलता है बेटा, तो वो पहनाती है, तो ये क्या कर देते हैं, थ्रो देम ऑफ, ठीक है, तो इनको निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि इनको आदत हो गई है अब नंगे पाँव चलने की। तो अगर कभी इनकी माँ पहनाती है इनको, तो ये उतार के फेंक देते हैं। एड्स अनोदर वू, दूसरे ने जोड़ी ये बात, पहले वाले ने तो ये बात कह दी और दूसरे वाले ने कहा कि अगर कभी वो पहना भी देती है तो हम क्या करते हैं, उनको उतार के फेंक देते हैं। वो ईच वियरिंग शूज, उस लड़के ने जूते पहन रखे थे, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे, एक जूता किसी और का था, एक जूता किसी और का था, दोनों का पेयर बना लिया और पहन रखा था, उसके दोनों जूते मैच नहीं हो रहे थे, मेल नहीं खा रहे थे। तो उसने सही जवाब दिया कि माँ तो पहनाती है लेकिन हम उतार के फेंक देते हैं। वेन आई कमेंट ऑन इट ही सपल्स, अब ये सपल्स क्या होता है, सपल्स की मीनिंग आपको ढूंढनी है, ठीक है, और ढूंढ के ही लानी है, हिचकिचाहट में नहीं रहना है, ठीक है, ढूंढ के ही लानी है सपल्स की, और कल कमेंट बॉक्स में लिखोगी, और जो मेरे से पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, ठीक है, उनको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी ये मत सोच लेना कि गुरुजी को भी नहीं आती है, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी कैमरे के अंदर से, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा कि खास सपल्स की मीनिंग बता देते, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। हाँ, कमेंट ऑन इट ही सपल्स,
ये बताना पड़ेगा। हिज फिट एंड सेज नथिंग, और इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं कहा। और एक और दे रहा हूं आपके लिए। फीट सिंगुलर है या प्लूरल है ये बताना है, और अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बताना है, और प्लूरल है तो इसका सिंगुलर बताना है। ठीक है। नाउन, आई वांट शू, नॉट शू, इसको पढ़ा जाता है सू जय, उर्दू वाला जय। ये फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में बता रहा हूं मैं, और ये रीट में आया था बेटा, जो टीचर की एग्जाम होती है उसमें आया था ये शू, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो आई वांट शूज, मुझे क्या चाहिए, मैं शूज चाहता हूं, शूज पहनना चाहता हूं। से ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है उनमें से। एक को पूछा लेखिका ने कि चप्पल क्यों नहीं पहनता है, कि माँ कभी खिड़की से नीचे ही नहीं उतारती। दूसरे ने बोला वो तो पहनाती है लेकिन हम उतार के फेंक देते हैं। उसने कैसे जूते पहन रखे थे, जो मैच नहीं हो रहे थे। और तीसरा बोल रहा है कि मेरे को जूता चाहिए, मेरे को जूतों की जोड़ी चाहिए। वो हैज नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी एक जोड़ी जूतों की पहनी नहीं। अब बेटा कभी किसी बच्चे ने अपने जीवन में जूते ही नहीं पहने तो वो तो चाहेगा ना कि एक बार तो मैं जूते पहन के देखूं। बेटा आपको तो सब कुछ मिल रहा है, जो भी चाहिए माता पिता को बोल देते हैं कि पिताजी मेरे को ये चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, शाम को आ जाने चाहिए। लेकिन बेटा जिनके पास नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके माता पिता नहीं दिला सकते हैं, बेचारों को खाने के लिए भी 3 बार सोचना पड़ता है कि क्या खाए क्या नहीं खाए, क्योंकि सुबह खा लेते हैं तो शाम की चिंता लगती है। तो अब वो बच्चे भी माँ बाप से कैसे बोले, तो वो तो आशा ही करेंगे कि मेरे को तो कैसे भी जूते मिल जाए। तो एक तीसरा लड़का बोलता है कि मैं जूते चाहता हूं, जिसने अपने जीवन में कभी जूतों की जोड़ी देखी नहीं। ठीक है। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले जीवन में तो बेटा ऐसे बच्चों की इनकी सहायता किया करो। जो भी आपसे हो सके, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनको ऐसा दो वैसा दो, लेकिन जो भी आपसे सहायता हो सके ऐसी सहायता किया करो। क्योंकि बेटा अगर आपको जीवन जीना है तो जिंदगी हमेशा अपने से नीचे वालों को देख के जीना चाहिए, जो हमारे से भी कम लेवल पे हैं, जो हमारी जितनी पोजीशन पे नहीं है, वो कैसे जी रहे हैं। और बेटा कभी भी बराबरी करनी हो तो अपने से ऊपर वाले से करनी है कि वो क्या कर रहा है, जीवन सुधर जाएगा बेटा। ठीक है। तो तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी खुद के जूते नहीं हुए उसके। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमने के बाद में, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देखा कि ये बच्चे जहाँ पे भी ये बच्चे रहते हैं, कचरा बीनने वाले, कचरे के ढेर को खोजने वाले, ये बेयरफुट ही रहते हैं। ये दौड़ते हैं, मतलब नंगे पाँव ही रहते हैं। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँवों की रोडों पे, सड़कों पे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, किंतु ये एक परंपरा है, टू स्टे बेयर फुट, कि बेयर फुट रहना, नंगे पांव रहना इनकी एक परंपरा ही बन गई है। हालांकि धन तो होता है, इतना अफोर्ड कर सकते हैं ये, कि जूतों की जोड़ी तो खरीद सकते हैं, चप्पल्स खरीद सकते हैं, लेकिन पूरे देश में घूमने के बाद में मैंने देखा कि ये धन की कमी के कारण नहीं है, ये किसके कारण है, ये एक परंपरा बन चुकी है, इनके समाज में एक परंपरा बन चुकी है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और यही इनका क्या था, एक एक्सप्लेनेशन था, एक विवरण था। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए perpetual स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, मैंने सोचा, ठीक है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या एकमात्र यही एक्सक्यूज हो सकता है, यही बहाना हो सकता है,
टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये जो स्टेट पॉवर्टी है, ये जो गरीबी है, इसके बारे में क्या ये एकमात्र बहाना हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है। एक सेल्फ की मीनिंग अच्छी आई थी, फिट की मैंने आपको दी है, एक सपल्स, ये सपल्स की मीनिंग तो आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ के आना है आगे वाली क्लास में, और इनकी मीनिंग्स याद करनी है, और करनी है तो करनी है। अच्छी 2 स्टोरी पढ़ेंगे बेटा, एक स्टोरी आधी ख़त्म कर ली है हमने, आधी शायद आगे वाले वीडियो में 4 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में इसका 1 शॉट रखेंगे, एक ही वीडियो में खल्लास कर देंगे जो भी लाइव क्लास लेंगे आपकी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।